Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the lesson The Homecoming, its 10th part. The 10th part is as follows. The fever rose very high, and all that night the boy was delirious. Bishamber brought in a doctor. Phatik opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" Bishamber wiped the tears from his own eyes and took Phatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that. Mother, I am telling the truth." The next day, Phatik became conscious for a short time. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with the air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. Bishamber knew his thoughts and, bending down his head, whispered, "Phatik, I have sent for your mother." The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. Phatik began to cry out, "By the mark, 3 fathoms. By the mark, 4 fathoms." Now its translation. बुखार बहुत तेज़ चढ़ा और उस पूरी रात भर वह लड़का बेसुधी में पागलपन की हालत में था। बिशंबर डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ने बुखार से लाल हुई अपनी आंखें खोल दीं और छत की ओर देखा और फिर वह सूनेपन के भाव से बोला, "क्या अब छुट्टी के दिन आ गए हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ?" बिशंबर ने अपनी आँखों में से आंसू पोंछ लिए और फटिक के दुबले पतले बुखार से जलते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया और रात भर उसी के पास बैठा रहा। वह लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। अंत में उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। "माँ!" वह चिल्लाया, "माँ, मुझे ऐसे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ।" अगले दिन फटिक को थोड़ी देर के लिए होश आया। उसने कमरे में अपनी आंखें घुमाई, जैसे मानो वह किसी के आने की आशा कर रहा हो। अंत में एक निराशा के भाव के साथ उसका सिर तकिए पर पीछे की ओर टिक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। बिशंबर उसके सोच विचारों को जानता था और अपने सिर को नीचे की ओर झुकाकर उसने धीमी आवाज़ में फुसफुसा कर कहा, "फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है।" दिन बीत गया। डॉक्टर ने परेशान आवाज़ में कहा कि इस लड़के की हालत बहुत ही नाजुक है। फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस निशान तक 18 फुट हुआ, उस निशान तक 24 फुट हुआ, उस निशान तक। By the mark, he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself
plumbing an unfathomable sea. Later in the day, Fatek's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. Bishamber tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fatek, my darling, my darling." Fatek stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, "Ah." The mother cried again, "Fatek, my darling, my darling." Fatek very slowly turned his head and, without seeing anybody, said, "Mother, the holidays have come." अब बच्चों, इसमें आप लोगों को पता है कि फट एक गांव में रहता था और नदी के किनारे खेलता था। तो वहाँ पर जो मछुआरे होते थे वो नदी में जब जाते थे अपनी नाव को लेकर के, तो वो पानी का अंदाज़ा लगाया करते थे कि पानी कितनी ऊंचाई पर है। तो उसी से उनको खतरे का पता चलता था। तो वो चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे को बताया करते थे। फाटेक खेलते खेलते ये सुनता था और वो भी उसी तरह से चिल्लाता था। तो तब तो उसको खेल में मज़ा आता था। आज यहाँ पर जब वो अपने मामा जी के घर में है और बुखार से पीड़ित है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो बेहोशी के हाल में है, उस समय भी उसे वही याद आ रहा है और वो बेहोशी में पुरानी चीज़ों को उसका मस्तिष्क याद कर रहा है और वो चिल्ला करके बोल रहा है। उस निशान तक उसने नदी के स्टीमर पर लगे हुए साहुल के निशानों के बारे में नाविक को इसी प्रकार आवाज़ लगाते हुए सुना था। अब वह स्वयं ही अथाह गहराई वाले समुद्र की गहराई नाप रहा था। ये लाइन बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा जीवन है वो भी एक नदी के समान है या एक समुद्र के समान है, और हम अपने जीवन में जो सांसें लेते हैं और अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं वो इसी गहरे समुद्र में हिलोरे खाते हुए लेते रहते हैं। और आज क्योंकि फटी की हालत बहुत नाजुक थी, उसका जीना मरना लगा हुआ था, वो अपने ही जीवन की गहराइयों में कहीं डूबता जा रहा था और प्रयास कर रहा था समुद्र अपने जीवन के समुद्र की गहराई को नापने का। बाद में उसी दिन फटिक की माँ आंधी चक्रवात की तरह तेजी से कमरे में आई और इधर से उधर चक्कर लगाने लगी तथा कराहने लगी, और फिर वह जोर की आवाज़ में रो पड़ी। विशंबर ने उसकी इस अशांति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी और रोने लगी। फाटेक मेरे लाडले मेरे प्यारे। फाटिक को बेचैनी से भरी हुई हरकतें एक क्षण के लिए रुक गईं। जो फटिक अजीब अजीब हरकत कर रहा था बुखार में, बहुत तेज़ बुखार में, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसके हाथों ने ऊपर नीचे पटकना बंद कर दिया। वह बोला, "आह माँ," फिर दोबारा से चिल्ला पड़ी, "फटिक मेरे प्यारे मेरे लाडले।" फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और किसी को देखे बिना ही बोला, "माँ छुट्टियाँ आ गई हैं।" यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका जीवन जीने का समय पूरा हो गया है, अब उसे लंबी छुट्टी पर जाना है और
जिस छुट्टी का वो इंतज़ार कर रहा था वो छुट्टी उसको अपने घर लेके जाती, लेकिन ये जो छुट्टी के बारे में कहा गया है आखिरी लाइन में, जो माँ को संबोधित करके कहता है, वो छुट्टी ईश्वर के घर जाने के लिए बता रही है कि फटिक का समय पूरा हो गया है, उसका जीवन काल पूरा हो गया है और अब वो ये संसार छोड़ के जा रहा है। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मार्मिक कहानी है। चंचल बच्चों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में एक छायाचित्र इस कहानी में नज़र आता है। लेकिन एक बात हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। उन्हें सब कुछ बहुत आकर्षक लगता है, परंतु हर चीज़ आकर्षक होती नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपना घर, अपने माता पिता सबसे ऊपर होने चाहिए। अपने घर से के जैसा सुख अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों के साथ का सुख जीवन में और दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिल सकता, चाहे कितना ही स्वर्ग के समान किसी का घर आपको मिल जाए। तो अब बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आपको इसके ग्लॉसरी यानी जो हार्ड वर्ड्स इस लेसन में आए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, अपने कॉपी में भी लिखें और याद भी कर लें। पहला है, देखिए, रिंग लीडर, बॉस ऑफ इलीगल एक्ट्स, यूनानिमसली, कॉमन, टिमिडली। टिमिडली का मतलब होता है डरपोक या भीरुतापूर्वक व्यवहार। फ्यूरियस, एक्सट्रीम एंगर, फर्टाइल, हेल्दी, पेरिल, डेंजर और रिस्क, स्क्रैच, स्कोर, रब विद फिंगरनेल्स, खरोंचना जिसको कहते हैं, वाइप, टू मॉप, impotent rag, powerless anger, critical juncture, complicated state, bowed, bent forward, immense to great extent, eagerness, keen desire, bequeathed to will someone, perpetually, continuously, generosity, kindness, lad, boy, impertinent, inappropriate, horse, harsh, quaver, tremble, थरथराना जिसको कहा जाता है, lapses, weaknesses, shortcomings, angular, awkward or clumsy, existence, presence, crave, keen desire or urge, paradise, heaven, despise, disrespect, brook, a small stream, meadow, open field covered with grass, wistfulness, depressed, twilight, duskiness, objectly, dishonorably, jeer, mockery, clumsily, figureless, futile, worthless, drenched, wet thoroughly, flushed, reddened, sobbed, crying noisily, mutter, mumble, whirlwind, hurricane यानी बवंडर जिसको कहते हैं,
moan, lament, flung, to throw, seized, over। तो बच्चों ये थे आपके हार्ड वर्ड्स इस लेसन में आए हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इम्पॉर्टेंट रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशंस दूंगी। उसे भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसके साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।